हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एएफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। अगर मैं आपको बताऊं ना, तो ये चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आज की डेट में। वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग टॉपिक है इंडस्ट्री के अंदर, आईटी एक्ट 2000। अच्छा, इस चैप्टर की वेटेज तो पेपर में अच्छी खासी है ही, मतलब 5, 7, 8 नंबर का तो आ ही जाता है। 5 नंबर का तो मिनिमम आएगा ही। लेकिन जो समझने वाली चीज है ना, इसकी इंडस्ट्री में रेलेवेंस बहुत ज्यादा है। मैं बताता हूँ ये लॉ क्या है, इसमें कैसे वर्क होता है, इन शब्दों पे फोकस करते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है, इन सब पे फोकस करेंगे, तब इस एक्ट का मतलब ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। इस एक्ट का मतलब ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा और इसको फिर डिटेल में पढ़ेंगे भी। अगर मैं तुम्हारे से बात करूं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की, तो एक्ट नाम से क्लियर हो रहा है ये एक्ट कब आया, सन 2000 के अंदर। क्या इंडिया में, अच्छा एक बात बताओ, नाम से क्या लग रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारे को इंफॉर्मेशन देती है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारे को क्या देती है, इंफॉर्मेशन। एग्जांपल मोबाइल फोन। मोबाइल फोन इज अ टेक्नोलॉजी, वो हमारे को क्या देता है, इंफॉर्मेशन। टीवी, वो भी हमारे को क्या देता है, इंफॉर्मेशन। तो कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारे को इंफॉर्मेशन देगी, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हालांकि मैं ना अभी इन वर्ड्स पे समझाऊंगा, अभी मैं इंफॉर्मेशन का एक्चुअल मतलब क्या होता है अभी मैं वो भी समझाऊंगा, तुम्हारे भी भ्रम दूर करने हैं। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है अभी वो भी समझाऊंगा। लेकिन नाम से जो लिटरली पढ़ के मतलब निकल रहा है वो क्या, कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारे को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना। लैपटॉप्स, मोबाइल्स, कंप्यूटर्स, ये सब टेक्नोलॉजी का पार्ट है और ये हमारे को क्या देते हैं, इंफॉर्मेशन किसी ना किसी तरीके से। अच्छा एक बात बताओ, ये एक्ट कब आया 2000 में, इसको लाने का रीजन था। एक बात बताओ, कोई लॉ कब बनाया जाता है, एक लॉ कब बनाया जाता है। मान लो मार्केट में कोई चीज, दुनिया में कोई चीज है ही नहीं, एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, तो उसको एग्जिस्टेंस में लाने के लिए लॉ बनाया जाता है। या चीज मार्केट में है, एग्जिस्टेंस में है, उसमें कुछ कमियां हैं, उसको दूर करने के लिए लॉ बनाया जाता है। एग्जाम्पल लेके बात करते हैं, दुनिया में डायनासोर है ही नहीं, क्या डायनासोर कैसे चलेंगे, कैसे दौड़ेंगे, उनको रेगुलेट करने के लिए लॉ बना दे, नहीं। इसका मतलब कोई चीज अगर एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, उसके लिए लॉ नहीं बनता। कोई चीज एग्जिस्टेंस में है लेकिन उसके अंदर कुछ कमियां आ रही हैं, कुछ परेशानियां आ रही हैं, उनको दूर करने के लिए लॉ बनाया जाता है। तो पहले सन 2000 से 10-15 साल बैक, सब 20 साल बैक जाऊं अगर मैं थोड़ा सा, तो हमारे इंडिया में टेक्नोलॉजी ना धीरे धीरे ग्रो होना शुरू हुई थी। तो इंडिया में ना कभी टेक्नोलॉजी को लेके कभी लॉ की कोई जरूरत नहीं लगी, हमारे को ऐसा फील नहीं हुआ कि लॉ बनाना चाहिए हमारे को। तुम्हें पता है फिर धीरे धीरे एटीएम फ्रॉड्स होने शुरू हुए, एटीएम से पैसे निकलने शुरू हुए, देन क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुए, वहां से पैसे निकलने शुरू हुए, देन डेबिट कार्ड, देन बड़ी सारी जगहों से अदर अदर फ्रॉड्स होने लगे जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फ्रॉड्स थे। और टेक्नोलॉजी को लेके इंडिया में कोई भी लॉ नहीं था। देन इंडियन अथॉरिटीज को, इंडियन लॉ मेकर्स को रियलाइज हुआ कि हमारे को एक ऐसा लॉ बनाना चाहिए विच डील्स विद स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजी, विच डील्स स्पेसिफिकली विद टेक्नोलॉजी। तो उन्होंने एक कौन सा एक्ट बनाया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ये एक्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्राइम्स को, या कह सकता हूं साइबर क्राइम्स को डील करता है। और मेरी इस लॉ के अंदर स्पेशलाइजेशन है, नाम से आपको पढ़ा होगा, अपने नाम के साइबर लॉ लिखा है। मैंने इस एक्ट को अपने टाइम पे पूरा 100 नंबर के पेपर में पढ़ा था डिटेल के अंदर, आज उसके ऊपर बात करूंगा। तो इस एक्ट को लाया गया, लेकिन स्टिल ये एक्ट अभी तक बहुत अच्छा खासा डेवलप नहीं है। तुम आज भी देखते होगे किसी के एटीएम से पैसे निकल गए, क्रेडिट कार्ड से पैसे निकल गए, लेकिन स्टिल कोई ऑप्शन नहीं होता, स्टिल कोई ऑप्शन नहीं होता, स्टिल हम लोग केस नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पाते, रिकॉर्ड ढूंढ नहीं पाते बंदे को, क्योंकि इंडिया में अभी तक ये लॉ ढंग से डेवलप नहीं हुआ। पुलिस वालों से जुगाड़ लग जाए, उनको पैसे खिला दो तो तुम्हारा काम कर दें, अदरवाइज तो वो काम नहीं करते आसानी से, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है हमारे इंडिया में। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जो है, इन वर्ड पे फोकस करते हैं, फिर उसके बाद समझेंगे। अगर मैं तुम्हारे को समझाऊं इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। देखो, एक शब्द होता है डेटा और एक शब्द होता है इंफॉर्मेशन। हमारे इंडिया में ना लोग दोनों को सेम समझते हैं, हमारे इंडिया में लोग दोनों को सेम ही समझते हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। मैं कहता हूं ना, मेरे को जैसे सपोज मेरे को कुछ कंटेंट चाहिए मेरे दोस्त से, मैंने उसको बोला भाई पेन ड्राइव में मेरा डेटा डाल दे, या पेन ड्राइव में मेरे को ये इन्फॉर्मेशन डाल दे। हमारे इंडिया में लोग सेम समझते हैं डेटा इन्फॉर्मेशन को, लेकिन फर्क है। क्या फर्क है पहले समझना। डेटा आर द रॉ फैक्ट्स, डेटा आर द रॉ फैक्ट्स। अभी एग्जांपल भी लेके बात करेंगे।
एंड इंफॉर्मेशन इज द प्रोसेस डेटा। इंफॉर्मेशन इज द प्रोसेस डेटा। मतलब समझ आता है, जो इसी डेटा की जब हम प्रोसेसिंग कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी, इंफॉर्मेशन। एग्जांपल लेके बात करते हैं। हर एक कॉलेज के अंदर डेटा होता है, हर एक कॉलेज में डेटा होता है ना। जैसे सपोज एक बच्चे का नाम है राहुल, तो या एक कुछ भी है, मतलब कॉलेज में, स्कूल में, कहीं पे भी, हर जगह डेटा आज की डेट के अंदर। मान लो एक बंदे का नाम है 1, एक सीरियल नंबर है 1, उसका नेम है राहुल, है ना, उसकी एज है 34 और बाय प्रोफेशन वो डॉक्टर है। मान लो, एक एग्जांपल लेके बात कर रहा हूँ। ऐसे मान लो कि हॉस्पिटल का डेटाबेस बना हुआ है और उसके अंदर उसका नाम डला हुआ है, ऐसे अलग अलग डॉक्टरों का सीरियल नंबर डला हुआ है, उनका नाम डला हुआ है, उनकी एज डली हुई है और उनका प्रोफेशन लिखा हुआ है कि वो डॉक्टर है। तो ये जो अलग अलग सीक्वेंस में पड़ा, राहुल 34 डॉक्टर, ये ना सब बाइफरकेटेड है, दिस इज डेटा। लेकिन जब मैं इसी को जोड़ के एक सेंटेंस बना दूंगा, राहुल इज अ पर्सन हुज एज इज 34 एंड ही इज अ डॉक्टर, जब एक पूरा मैंने सेंटेंस बना दिया, देन इट विल बिकम इंफॉर्मेशन। तो वही वही क्या बन जाएगी, इंफॉर्मेशन बन जाएगी, क्योंकि इसका कोई मतलब निकल रहा है। डेटा का ना कोई मतलब नहीं होता अपने आप में। मैंने अब लिख के दे दिया 34, मैंने लिख दिया राहुल, अब वो 34 कुछ भी हो सकता है, राहुल का कमर का साइज भी हो सकता है है ना, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब हम मैं उसे प्रोसेस कर दूंगा कि राहुल इज अ पर्सन हुज एज इज 34 एंड इज अ डॉक्टर, तो क्लियर हो जाएगा कि ये 34 क्या है, एज। तो इसका मतलब जब हम उस डेटा को प्रोसेस कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी, इंफॉर्मेशन। तो वो क्या बन जाएगी, इंफॉर्मेशन। तो डेटा आर द रॉ फैक्ट्स, रॉ फैक्ट है, ये सच्चाई है कि ट्रुथ है, फैक्ट मींस ट्रुथ, लेकिन रॉ है, अब इसका कोई मतलब नहीं है। जब तक इसको प्रॉपर सेंटेंस नहीं बनाएंगे तब तक इसका मतलब नहीं निकलेगा, और जैसे ये बन जाएगा देन इट विल बिकम इंफॉर्मेशन। तो ये तो हमने समझा कि इंफॉर्मेशन शब्द कहां से आया। तो अगर इंफॉर्मेशन डेटा में फर्क क्या होता है, अब हम समझते हैं टेक्नोलॉजी क्या होता है। टेक्नोलॉजी जो वर्ड है ना, वो जिसमें टेक जो है ना, देखो एक है वर्ड होता है टेक्ने। टेक्ने ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, ये वहां से डिराइव हुआ, और जिसका मतलब होता है आर्ट, स्किल, एटसेट्रा। अच्छा एक बात बताओ, जितने लोग टेक्नोलॉजी का काम करते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं, उनमें एक आर्ट, एक कला है, स्किल है। हर कोई अपने हिसाब से ऐप डिजाइन करता है, हर किसी की अपनी स्किल है, हर कोई अपने हिसाब से वेबसाइट बनाता है, हर कोई अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर बनाता है, हर किसी सॉफ्टवेयर की, इंजीनियर की अलग अलग स्किल है ना टेक्नोलॉजी के अंदर। तो ये हो गया टेक्ने का मतलब क्या होता है, आर्ट, स्किल, एटसेट्रा। लॉजी का मतलब होता है स्टडी, लॉजी मीन स्टडी, जैसे बायोलॉजी है ना, एनवायरमेंट से रिलेटेड स्टडी है ना, और मेट्रोलॉजी, एक मेट्रोलॉजी एक एक्ट है ना, लीगल मेट्रोलॉजी एक एक्ट है जिसमें वेट्स एंड मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो स्टडी रिलेटेड टू मेजरमेंट्स। तो ऐसे लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो हम एक ऐसी स्टडी करने जा रहे हैं जो टेक्निक से रिलेटेड है, स्किल्स एंड आर्ट से रिलेटेड है। और टेक्नोलॉजी का मतलब ही क्या होता है, जिसमें आर्ट हो, स्किल हो, नॉलेज हो, आप जिसके बेस पे क्या कर रहे हो, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग, कोडिंग, ये सब करते हो, सबकी अपनी अपनी स्किल है। हर कोई अपने हिसाब से कोडिंग करता है, हर कोई अपने हिसाब से करता है। तो इसका मतलब एक ऐसी टेक्नोलॉजी, अब हम दोनों शब्दों को जोड़ दें, जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देती है। अब वर्ड क्या, इंफॉर्मेशन, जो प्रोसेस डेटा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जिसका बेस्ट एग्जांपल है, अच्छा कंप्यूटर पहले अलग जमाने का आता था, जो नए इंजीनियर्स आए उन्होंने अलग तरीके से स्लिम ट्रिम एलसीडी बनाया, जो और आए उन्होंने एलईडी बना दिया। ये सब क्या है, सबकी अपनी अपनी आर्ट है, सबकी अपना अलग अलग स्किल है, अपने हिसाब से उन्होंने क्या करा, डिजाइन करा, और वो क्या बन गई, टेक्नोलॉजी। तो तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, एक ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे को इंफॉर्मेशन दे, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये एक्ट कब आया, सन 2000 में। इस एक्ट के अंदर हम कुछ अथॉरिटीज के बारे में भी पढ़ेंगे। अथॉरिटीज के बारे में जैसे, अच्छा एक चीज और, दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। ये एक्ट, दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, इंक्लूडिंग जे एंड के। ओ हाँ, इंक्लूडिंग जे एंड के। पहले ये एक्सक्लूडिंग था, अब ये इंक्लूडिंग हो गया। उसका रीजन क्या है, आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन से हट गया, तो जिसकी वजह से जम्मू और कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस मिलता था वो हट गया। तो ये एक्ट जम्मू एंड कश्मीर पे अब लगता है। अच्छा इस एक्ट का अगर मैं तुम्हारे को बताऊं, तो इस एक्ट में तुम कुछ अथॉरिटीज के बारे में भी पढ़ोगे। जैसे
अगर मैं बात करूं तो एक होगा इधर कंट्रोलर, एक होगा इधर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, और एक होगा उसके बाद कैट, साइबर एपिलेट ट्रिब्यूनल। और देन उसके बाद हाई कोर्ट। ये क्या चक्कर है अभी समझाता हूं। देखो क्या होता है कि इस एक्ट में कंट्रोलर का क्या काम है वो बाद में बात करूंगा। अभी समझ लो कि कंट्रोलर जुडिकेटिंग अथॉरिटी एक लेवल पे है, हालांकि कंट्रोलर के फंक्शन डिफरेंट है, वो मैं आगे जाके बात करूंगा। एडजुडिकेटिंग का मतलब क्या था, डिक्लेरेटिंग। अगर सपोज इस एक्ट में किसी बंदे को कोई परेशानी है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, सपोज मेरे एटीएम से पैसे चोरी हो गए या कोई दिक्कत हो गई, तो मैं केस कहां करूंगा, पहले जाकर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पे। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में मैं जाऊंगा, केस करूंगा। अगर मैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हूं तो मैं अपील करूंगा साइबर एपिलेट ट्रिब्यूनल पे, कैट, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं कैट। नाम से ना एपिलेट बॉडी है, अपील जाएगी, पहले एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पे केस जाएगा, सेटिस्फाइड नहीं हो तो अपील कहां जाएगी, साइबर एपिलेट ट्रिब्यूनल पे। ऑल्दो कुछ केसेस ऐसे भी हैं जो डायरेक्टली साइबर एपिलेट ट्रिब्यूनल पे जाते हैं। उसका एक रीजन है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को ना पिक्यूनरी लिमिट है, पिक्यूनरी समझ आता है इन टर्म्स ऑफ मनी, कि इतने अमाउंट तक के केस ही जाएंगे। वो लिमिट तुम्हारे कोर्स में नहीं है, वो आगे फिर भी मैं बता दूंगा कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में एक लिमिट लगी हुई है कि इतने अमाउंट तक के केस ही जाएंगे, और उसके बाद सीधा डायरेक्ट कैट पे जाएगा। लेकिन नॉलेज के लिए अगर कोई केस अगर सपोज फर्स्ट टाइम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पे गया तो पहले जाएगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पे, देन सेटिस्फाइड नहीं हो तो अपील कहां जाएगी, कैट पे, देन अगेन सेटिस्फाइड नहीं हो तो अपील जाएगी हाई कोर्ट पे। अपील कहां जाएगी, हाई कोर्ट में। ये इस एक्ट के अंदर तुम इनके बारे में भी पढ़ोगे तो मैंने थोड़ा सा इनके बारे में भी जिक्र कर दिया, ये बात समझ आती है। तो अब जरा इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ें, थोड़ा बहुत एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। एक्ट कहाँ लगता है, किस किस के ऊपर लगता है, इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, पेपर में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, इस एक्ट के मेन फंक्शंस क्या हैं, सबके बारे में पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव के बारे में, है ना, और इस एक्ट के नॉन एप्लीकेबिलिटी के बारे में कि ये एक्ट कहाँ नहीं लगता, क्योंकि ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, अब जरा देखते हैं। अब ये देखो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन अ ब्रॉड सेंस कनोट्स मींस शोज या इंडिकेट्स दैट टेक्नोलॉजी विच इज कनेक्टेड विद इंफॉर्मेशन। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारे को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, जो इंफॉर्मेशन से जुड़ी हुई है, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना। कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी, मोबाइल इज अ पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, लैपटॉप इज अ पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। आज के दिन सबसे बेस्ट साधन है मोबाइल, है ना। सब कुछ ही, हमें कुछ चाहिए, गूगल बाबा जिंदाबाद, तो हम कैसे जा रहे हैं गूगल बाबा पे, इंटरनेट के थ्रू। और इंटरनेट पे कैसे आ रहे हैं, मोबाइल के थ्रू। तो इसका मतलब ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी का पार्ट है, जो हमारे को क्या दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, दैट इज इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जिसको जिस चीज को इतना सिंपल रखो उतना ज्यादा बेटर है। More particularly, it connotes means shows that technology which has taken shape during the last 5 decades, एक डिकेड 10 साल का, जो पिछले 50 सालों में टेक्नोलॉजी ग्रो हुई है, और सो इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स भी इन्वॉल्व है। अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एग्जांपल वॉशिंग मशीनरी, फ्रिज, क्या वो भी हमारे लिए टेक्नोलॉजी है? यस। क्या वो नहीं इंप्रूव हुई? अच्छा एक बात बताओ, पहले मम्मियां हमारी वॉशिंग मशीन में कपड़े जाती थी, लगी रहती, धोती थी। आज की डेट में ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक मशीन्स आ गई हैं, जो हमारे को इन्फॉर्मेशन देती है कि इतनी देर में आपके कपड़े पूरे पूरे सूख जाएंगे, आप टाइमर सेट कर दो। हम टाइमर सेट करते हैं, ऑटोमेटिक कपड़े हमारे रेडी हो जाते हैं, पूरे के पूरे धुल जाते हैं। ये सब भी क्या है, टेक्नोलॉजी का पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट, द यूज ऑफ सच टेक्नोलॉजी फॉर द स्टोरेज। हम टेक्नोलॉजी का क्या यूज करते हैं, स्टोर करने के लिए। हम डेटा स्टोर करते हैं, इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं कंप्यूटर के अंदर। हम कहते हैं ना हमारे को 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क चाहिए, हम सारा डेटा उसमें रखेंगे। रिट्रीवल मीन्स निकालना, हम निकालते भी हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू। और डिससेमिनेट स्प्रेड करना। अच्छा कोई बंदा हमसे कहता है कि भाई अपनी फाइल दे दे, डॉक्यूमेंट दे दे, तो हम उसे स्प्रेड भी करते हैं, शेयर भी करते हैं आगे, थ्रू ईमेल, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू, है ना। तो इसका मतलब टेक्नोलॉजी का जो हम यूज करते हैं, हम टेक्नोलॉजी किसी भी पर्पज के लिए यूज करते हैं, डेटा स्टोर करने के लिए, डेटा रिट्रैक्ट करने के लिए, निकालने के लिए, डेटा सेंड करने के लिए, सब टेक्नोलॉजी का पार्ट है। आगे, in this context, the word information is not taken to as limited news or informative material. Rather, it is to be understood as encompassing all matter that is intended to be recorded electronically, whether it be correspondence, government documents, legal instruments, private exchanges of news and views, or any other matter which emanates and spreads from one man and is transferred into machine recorded data. अच्छा,
व्हाट इज मशीन रिकॉर्डेड डेटा? तुमने सुना होगा कभी, मैं ज्यादा डिटेल में तो नहीं समझा पाऊंगा तुम्हारे लोगों को यहाँ पे, क्योंकि तुम्हारे कोर्स में भी नहीं है। जो ह्यूमन लैंग्वेज होती है ना, वो कंप्यूटर नहीं समझता। कंप्यूटर समझता है मशीन रिकॉर्डेड डेटा, जो हमने मशीन पे रिकॉर्ड करा है। मशीन का मतलब क्या? कंप्यूटर इज अ मशीन, जो हमारा जो भी हम डेटा लिख रहे हैं वो रिकॉर्ड कर रहा है। और कंप्यूटर जो होता है ना, वो तुम्हारे मेरे जैसे नॉर्मल लैंग्वेज नहीं समझता। कंप्यूटर समझता है मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? मशीन लैंग्वेज। इधर मशीन किसको बोल रहा है? वो कंप्यूटर को। और कंप्यूटर क्या समझता है? मशीन लैंग्वेज। और मशीन लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है? बाइनरी लैंग्वेज। सुना है कभी स्कूल वगैरह में पढ़ा हो? कंप्यूटर समझता है बाइनरी का मतलब होता है 0 एंड 1 की लैंग्वेज। 0 एंड 1। कंप्यूटर नॉर्मल इंफॉर्मेशन नहीं समझता, वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है 0 एंड 1 की। और 0 एंड 1 के पीछे कोडिंग होती है 0 1 0 1। कंप्यूटर यही समझता है 1 0 0 1, है ना। और हम लोग क्या करते हैं? हम तो नॉर्मल इंग्लिश समझते हैं, लेकिन उसके पीछे जब हम यहाँ पे दबाते हैं ABCD, लेकिन कंप्यूटर के पीछे प्रोसेसिंग जो हो रही होती है वो 0 1 0 1 में चल रही होती है। कंप्यूटर खाली यही समझ आता है 0 और 1। ये डिटेल में समझाता है, कभी मेरे पास अगर टाइम होता है ना 0 1 का क्या लॉजिक होता है वो समझाता। लेकिन नॉलेज के लिए तुमसे कोई पूछ ले कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है। अब तुम IT वाले तो हो नहीं जो तुम्हारे को मैं ये चीजें समझाने बैठूं, लेकिन हमने बहुत डिटेल में पढ़ी थी ये चीजें। कहता है तो जब हम इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन का मतलब ये नहीं है कि आप छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन। आज के में गवर्नमेंट, अच्छा गवर्नमेंट जो लॉ बनाया, दैट इज ऑल्सो इन्फॉर्मेशन, है ना। कोई आप नॉर्मल प्राइवेट इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो किसी, कोई आपके पास कोई बातचीत है, आपने उसे फॉर्मली मेल भेजते हो, दैट इज ऑल्सो इन्फॉर्मेशन, है ना। कोई लीगल इंस्ट्रूमेंट्स है, लीगल इंस्ट्रूमेंट्स में जाता है सेल डीड, है ना। इसके अलावा कोई परचेज डीड, है ना। इसके अलावा शेयर एक्सचेंज, शेयर ट्रांसफर डीड, ये सब क्या है? लीगल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो ये सब क्या है? ये भी क्या है? ये क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन का ही पार्ट है। The United Nations as General Assembly by resolution dated so and so January 30, 1997 has adopted a model law on electronic commerce adopted by the United Nations Commission on International Trade and Law. This is referred to as unilateral model law on e-commerce. ये देखो यूनिसेटल की फुल फॉर्म क्या सुन लो, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। मैं पहले समझाता हूँ। अच्छा तुम लोगों ने ना एक वर्ड सुना होगा, सुनना बड़े ध्यान से, नॉलेज के लिए बता रहा हूं, फिर इस पैराग्राफ पे आऊंगा। कभी तुमने एक वर्ड सुना होगा ई गवर्नेंस। एक शब्द होता है ई गवर्नेंस, एक शब्द होता है ई गवर्नमेंट। हमारे इंडिया में ना लोगों को एक्चुअल में ई गवर्नेंस और ई गवर्नमेंट में फर्क ही नहीं पता। ये तुम्हारी बुक में अभी आगे आ जाएगा कहीं, लेकिन नॉलेज के लिए बता रहा हूं क्या होता है। जब तक ये दो शब्द समझ नहीं आएंगे ना, तब तक इस एक्ट में बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं होंगी। जरा ध्यान से सुनना। ई गवर्नेंस क्या होता है? इन सिंपल वर्ड्स, ई गवर्नेंस is the application of information and communication technology, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ICT टेक्नोलॉजी, in the government functioning to bring about simple, moral, accountable, responsive and ट्रांसपेरेंट। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं स्मार्ट गवर्नेंस। इन सिंपल वर्ड्स, ई गवर्नेंस का मतलब होता है एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। एप्लीकेशन मींस अप्लाई करना। जिन जिन जगहों पे हम गवर्नमेंट कंपनी के अंदर या गवर्नमेंट फंक्शनिंग के अंदर, गवर्नमेंट कंपनी बोलना गलत है, गवर्नमेंट फंक्शनिंग के अंदर जहां पे हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं,
मैंने उसे इंफॉर्मेशन दी, सामने वाला मेरे से कम्युनिकेट कर रहा है, या मैं सामने वाले से कम्युनिकेट कर रहा हूं, वो मेरे को इंफॉर्मेशन दे रहा है। दैट इज टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है। समझ आती है बात? टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है। इधर से मैं को कम्युनिकेट कर रहा हूं, सामने वाला इन्फॉर्म कर रहा है, या सामने वाला कम्युनिकेट कर रहा है, मैं इन्फॉर्म कर रहा हूं। जब टू वे कम्युनिकेशन होगा उसे हम बोलते हैं ई गवर्नेंस। उसे हम क्या बोलते हैं? ई गवर्नेंस। जहां पे भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज होगा। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, तुम्हें पता है इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं तुम्हारे को इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का बताऊं तो वो बेस्ट एग्जांपल है एमसीए 21 का। एमसीए 21 मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तुम लोगों ने मेरे से कंपनी लॉ पढ़ा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का पोर्टल है एमसीए 21। इनकी जब हम वेबसाइट पे जाते हैं तो इनके अंदर ना एक पोर्टल के ऊपर इनके अंदर आता है क्रिएट सर्विस रिलेटेड कंप्लेंट। अगर आपने कोई फॉर्म फाइल करा मिनिस्ट्री की साइट पे, या कोई भी दिक्कत हुई, आपको कोई दिक्कत है उस फॉर्म में, आपका फॉर्म अप्रूव नहीं हुआ, या आपकी पेमेंट कट गई, या कुछ हुआ, आपको कोई दिक्कत है, तो उस केस में आप कंप्लेंट कर सकते हो। अच्छा, इसका मतलब कंप्लेंट कर रहे हो तो आप उनसे कम्युनिकेट कर रहे हो और आप उन्हें अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हो, आप उन्हें सारी अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हो, आपको दिक्कत क्या है। देन उसके बाद जब आपने कंप्लेंट करी, अब आपकी कंप्लेंट को 2 डेज के अंदर 3 डेज के अंदर रिजॉल्व करेंगे और वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे कि दिक्कत इस वजह से आ रही है। इसका मतलब आपने उनको अपनी प्रॉब्लम की इंफॉर्मेशन दी कि ऐसे ऐसे मेरे से दिक्कत आ रही है, उन्होंने आपसे कम्युनिकेट करा। दिस इज ई गवर्नेंस। ये क्या है? ई गवर्नेंस, जहां पे टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है। इधर से आप भी बात कर रहे हो और सामने वाला भी रिवर्ट कर रहा है। जहां पे भी टू वे कम्युनिकेशन होगा दैट इज ई गवर्नेंस, गवर्नमेंट फंक्शनिंग के अंदर। एग्जांपल लेके बात करते हैं, लेकिन ई गवर्नमेंट, अच्छा तुम लोगों ने आईटीआर फाइल करी, या तुमने कोई चालान पे करा, तुमने कोई, अच्छा एक बात बताओ, तुमने एमटीएनएल का फोन ले रखा, तुमने एमटीएनएल का बिल पे करा। अच्छा बिल पे करा तो उसकी रिसीट कट के आ गई, क्या सामने वाले ने आपसे कोई बात करी? नहीं करी। इधर सिर्फ आपने उनको अपना डिटेल भरी, सामने से आ गई। इसका मतलब तुमने आज की डेट के अंदर तुमने आईटीआर फाइल करी, तो तुमने क्या करा, अपनी तरफ से उनको इन्फॉर्मेशन भर के दी, लेकिन क्या सामने वालों को रिवर्ट कर रहा है, सिर्फ चलान कट के आया, तो कोई आपसे बात नहीं कर रहा वहां पे। दैट इज ओनली वन वे कम्युनिकेशन है खाली। और वन वे भी क्या है, आप भी खाली फिजिकली सारे वहां पे बात कर रहे हो, और वहां से क्या आ रहा है, रिवर्ट कोई नहीं आता, वहां सिर्फ चलान ऑटोमेटिक कंप्यूटर जनरेटेड चलान निकल के आ जाता है, वो आपसे रिवर्ट नहीं करते। दैट इज वन वे कम्युनिकेशन। उसे हम बोलते हैं ई गवर्नमेंट। उसे हम क्या बोलते हैं? ई गवर्नमेंट। तो ई गवर्नमेंट इज मेयर डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज थ्रू ऑनलाइन मोड। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग पहले लाइसेंस बनवाने के लिए थ्रू गवर्नमेंट सर्विसेज थ्रू ऑनलाइन मोड, अच्छा तुम लोग पहले बिजली का बिल पे करने के लिए तुम लोग डिपार्टमेंट में जाते थे, सब कुछ करते थे, फोन का बिल पे करने के लिए डिपार्टमेंट जाते थे, किसी और चीज की एप्लीकेशन के लिए डिपार्टमेंट जाते थे। अब तुम्हें जाना नहीं पड़ता, आजकल तो तुम सब कुछ घर में ही पे कर देते हो और ऑटोमेटिक चालान जनरेट होता है। तो इसका मतलब गवर्नमेंट सर्विसेज अब तुम्हें ऑनलाइन मिल रही हैं, है ना। तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरना, तुम ऑनलाइन भर लेते हो, तुम कुछ भी करते हो। तो तुम्हें अगर गवर्नमेंट की तरफ से सर्विसेज खाली ऑनलाइन मिल रही है, जहां पे तुम्हारे को कुछ कम्युनिकेट नहीं कर रहा तुम्हारे से कोई, सिर्फ ऑटोमेटिक तुम कुछ भी करते हो, कंप्यूटर जनरेटेड चालान निकल के आ जाता है, टू वे कम्युनिकेशन नहीं है, तो दैट इज ओनली ई गवर्नमेंट। लेकिन जहां पे टू वे कम्युनिकेशन है, जहां पे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, सामने वाला कम्युनिकेट कर रहा है, या वो इंफॉर्मेशन दे रहा है, आप कम्युनिकेट कर रहे हो। एग्जाम्पल और लेके बात करता हूं, हमारे इंडिया में जब भी कोई लॉ बनता है ना, हमारे इंडिया में जब भी कोई नया लॉ बनता है, तो जब वो नया लॉ बनता है ना, तो उस केस के अंदर क्या किया जाता है कि जो हमारे इंडिया के अंदर जितने भी लोग उस लॉ से अफेक्ट हो सकते हैं, उसके लिए एक प्रपोजल लाया था। ऐसा नहीं कि कोई भी लॉ बनाना है तो उसको डायरेक्ट ले आते। जैसे जब कंपनी लॉ नया लेके आए थे, तो जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे मार्केट में रिव्यू मंगाए थे कंपनी लॉ के ऊपर। जब बिल बना, पहले जब नया लाने वाले थे, पहले बिल होता है ना, आपको पता है कोई भी लॉ लॉ बनने से पहले बिल होता है, देन उसको बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट से पास कराते हैं, देन प्रेसिडेंट अपनी असेंट देते हैं, तो वो बिल एक्ट बन जाता है, लॉ बन जाता है। तो जब वो बिल होता है ना, तो वो बिल को ना डायरेक्टली नहीं पास करते, पहले ना एक ड्राफ्ट बिल बनता है और उसके ऊपर ना कमेंट्स मंगवाए जाते हैं। कमेंट्स मंगवाए जाते हैं कि किसी को इस लॉ में कोई दिक्कत है, अपनी कोई कमी है, कोई सजेशन देना तो दो। इसका मतलब गवर्नमेंट आपको क्या कर रही है, कम्युनिकेट कर रही है कि आपको कोई सजेशन देना दो, तो और आपसे इंफॉर्मेशन मांग रही है कि आप क्या सजेशन देना चाहते हो। इसका मतलब कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन का यूज हो रहा है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। दैट इज ई गवर्नेंस, दैट इज ई गवर्नेंस, क्योंकि वहां पे भी टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है। तो जहां पे भी टू वे कम्युनिकेशन होगा, जहां पे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज होगा, ताकि क्या हो जाए, हर चीज सिंपल हो जाए, मॉरल मीन्स एथिकल हो जाए, अकाउंटेबल मीन्स आंसरेबल। सरकार आपसे पूछ के कर रही है ना जो भी कर रही है, रिस्पॉन्सिव मीन्स आपको रिस्पॉन्ड भी कर रही है, हर चीज ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ आपके सामने है। तो ऐसे को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, स्मार्ट गवर्नेंस। और लेकिन अगर आपका खाली वन वे कम्युनिकेशन है, सामने वाला आपसे कोई बातचीत नहीं कर रहा है,
खाली आपने यहाँ से बिल पे करा, चलान कट गया, कुछ हो गया। जो चीज़ आप पहले धक्के खा के करते थे, अब वहाँ पे जाके ऑनलाइन फाइल कर देते हो, चलान निकल के आ जाता है। दैट इज ई गवर्नमेंट, नॉट ई गवर्नेंस। तो ये एक फर्क समझ आ गया, इस एक्ट में बार बार यूज होगा। एक चीज और, वो कह रहा है कि जो हमारा ये लॉ है ना, ये जो लॉ है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक यूनिसेटल मॉडल था, ये आया 2000 में। एक यूनिसेटल मॉडल है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। इन्होंने क्या करा था, एक ड्राफ्ट लॉ बनाया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेके। और हमारे इंडिया वालों ने, उन्होंने कहा था कि ये ड्राफ्ट लॉ है, वर्ल्ड वाइड के लिए बनाया था उन लोगों ने, कि इस ड्राफ्ट लॉ को देखकर, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम पूरी दुनिया में आ रही थी, अगर कोई कंट्री अपना लॉ बनाना चाहती है तो आप बना सकते हो, इस मॉडल लॉ के बेस पर अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो। तो हमारे इंडियन लॉ मेकर्स ने क्या करा कि यूनिसेटल मॉडल के बेस पे वहां से लॉ को कॉपी करा और उसमें एडिशन डिलीशन करके अपने इंडिया के कंडीशंस के हिसाब से नया लॉ बनाया। और ये अमेंड होता रहा, टाइमली अमेंड होता रहा, टाइम टू टाइम उसमें अमेंडमेंट आई, लास्ट 2009 के अंदर भी आई, उसके बाद भी आई, वैसे तुम्हारे को पता है यहाँ पे जो लिखी हुई है उसके बाद भी आई थी। अब आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट। ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट क्या है, अब मैं जरा उसके बारे में बात करूं आप लोगों से, तो अब देखते हैं क्या चीज है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। अब आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट। इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस एक्ट को लाने का मकसद क्या है या ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट के अंदर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 वाज इनेक्टेड। इनेक्टेड मींस इंप्लीमेंटेड। क्यों बनाया गया? टू मेक इन द मेन थ्री काइंड्स ऑफ प्रोविजंस। थ्री काइंड की जगह कर दो फॉलोइंग काइंड्स। एक्चुअल में ना तुम्हारी बुक में तीन ही लिखे हुए थे स्टडी मैट में, लेकिन मैंने इसको ज्यादा करा है क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो और भी है, लेकिन यहाँ तुम्हारी बुक में खाली तीन लिखे हुए थे स्टडी मैट। फॉलोइंग काइंड्स ऑफ प्रोविजंस एज अंडर, पहला, it provides legal recognition of transaction carried out of means of electronic data interchange and other means of communication usually referred to as e-commerce। मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज समझ आता है, ईडीआई बोलते हैं इसको शॉर्ट में, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज समझ आता है। अच्छा, ये जो आज के डेट में जितना भी कम्युनिकेशन होता है, जितना भी कम्युनिकेशन होता है, वो सब मेल के थ्रू होता है। आज के डेट में कंपनीज ने आपको ऑफर लेटर दिया मेल के थ्रू, आपने ज्वाइनिंग करनी है नहीं करनी, तो मान लो ये कंप्यूटर 1 है, ये कंप्यूटर 2 है, ये एम्प्लॉयर का कंप्यूटर है, ये एम्प्लॉय का कंप्यूटर है। तो कंपनी ने आपको मेल भेजी कि आप हमारे यहां ज्वाइनिंग करना चाहते हो तो बता दो, और आपने रिवर्ट में मेल भेजी कि ठीक है मैं करने को तैयार हूं। इसका मतलब आपने इधर से डेटा भेजा मेल के थ्रू, उधर से डेटा आया। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ईडीआई, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। आपने डेटा क्या करा, इंटरचेंज करा। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया। ईडीआई एक बहुत बड़ी टर्म है, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। ये जो कंपनीज के अंदर परचेज ऑर्डर होते हैं, आपने कंपनी को परचेज ऑर्डर दिया कि माल खरीदना, कंपनी रिवर्ट करती है और प्रोसेसिंग करती है कि हाँ ठीक है माल भिजवा रहे, दैट इज ऑल्सो ईडीआई। तो ये बहुत बड़ी टर्म है। तो इसको, इन कंसेप्ट को, मेल्स को, ये सब जो मेल के थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं, सबको रिकॉग्निशन किसने दी? इस एक्ट ने। मतलब रिकॉग्निशन देने का मतलब है कि इसको वो एक्ट एक्सेप्ट करता है। जिसका कल को ईमेल के थ्रू आपके साथ कोई फ्रॉड होता है तो इस एक्ट में आप केस फाइल कर सकते हो। इसका मतलब ऐसे समझो। सेम ई कॉमर्स, ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है? बहुत सीधी सी भाषा में अगर मैं समझाऊं तो बाइंग एंड सेलिंग गुड्स ऑनलाइन, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स ओवर द इंटरनेट। आप जब इंटरनेट के थ्रू गुड्स बाय करते हो या सेल करते हो तो उसे हम बोलते हैं ई कॉमर्स। जिसका बेस्ट एग्जांपल में आप लोग लिख सकते हो अमेजॉन, बड़ी सारी अमेजॉन ई कॉमर्स कंपनीज है ना, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, एटसेट्रा। तो इन सबको भी रिकॉग्नाइज किसने करा? ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स को इसने रिकॉग्नाइज करा, इस एक्ट ने। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स लीगल रिकॉग्निशन टू डिजिटल सिग्नेचर्स फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन। तुम लोगों ने मेरे से कंपनी लॉ पढ़ाई है। कंपनी लॉ के अंदर तुमने देखा था कि नीचे की तरफ साइन होते हैं, मैंने तुम्हें दिखाया था डायरेक्टर्स के डिजिटल साइन होते हैं। डिजिटल सिग्नेचर में क्या होता है कि एक पेन ड्राइव होती है, उसमें आप पेन ड्राइव अटैच करो, आप साइन लगा दो और आपके जो साइन है वो उसमें लग जाएंगे। मैं देखता हूँ मेरे पास कोई फॉर्म पड़ा है तो मैं तुम्हें फॉर्म खोल के भी दिखा देता हूँ किस तरीके की होती है। वैसे मैंने कंपनी लॉ में दिखाया होगा, लेकिन स्टिल मैं यहाँ पे कोई फॉर्म पड़ा तो मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, रुको।
इसको बाहर ले आते हैं, दिखाता हूँ खोल के। ये वे का फॉर्म है, किसी कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है। डिजिटल सिग्नेचर किस तरीके के होते हैं थोड़ा सा तुम्हें आइडिया हो जाएगा। ये थोड़ा सा खुलने में टाइम लेगा, जब तक ये खुल रहा है तब तक आगे के पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। तो इसने डिजिटल सिग्नेचर पेन ड्राइव के थ्रू लगते हैं उसको रिकॉग्निशन दी। इट फैसिलिटेट्स इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स। तो मैंने बताया ना अभी ई गवर्नेंस ई गवर्नमेंट, तो आज के डेट में तुम जो गवर्नमेंट को ऑनलाइन डॉक्यूमेंट फाइल कर लेते हो उसको इसने रिकॉग्नाइज करा। इट रिकॉग्नाइज इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफेंसेस। अच्छा एक बात बताओ, कितने सारे ऑफेंस लग गए जो पोर्नोग्राफी के क्राइम्स होते हैं या जो एटीएम फ्रॉड है, वो जितने भी फ्रॉड है वो सब कौन डील करेगा? जो ऑनलाइन क्राइम हो रहे हैं वो ये एक्ट डील करेगा, तो उनके बारे में। अच्छा इसके कह रहा है इस एक्ट के अलावा इस एक्ट की वजह से अदर लॉज में अमेंडमेंट आई। इस एक्ट की वजह से जैसे एग्जांपल इंडियन पिनल कोड। इंडियन पिनल कोड सुना होगा ना, जैसे तुमने दफा 302 के तहत आपको सजाए मौत दी जा रही है, तुमने क्राइम पेट्रोल देखा हो या पिक्चरों में देखा हो। जितने भी इंडिया में गुनाह होते हैं, कोई चीज गुनाह है या नहीं है, ऑफेंस है या नहीं है, और उसको उसके लिए कितनी पेनल्टी मिलेगी, वो सब लिखी होती है इंडियन पिनल कोड में। तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडियन पिनल कोड में, क्योंकि ये जो आईटी क्राइम्स हैं ये भी अब इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, तो इसकी वजह से आईटी क्राइम्स को भी इंडियन पिनल कोड में इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये इस एक्ट के आने की वजह से आईपीसी भी अमेंड हुआ। इंडियन एविडेंस एक्ट, क्योंकि पहले जो एविडेंस लोग देते थे वो फिजिकली देते थे। आज के में लोग कहते हैं मेरे पास पेन ड्राइव में एविडेंस है, मेरे पास डेटा है। तुम लोग सपोज तुमने किसी को कुछ गलत करते हुए पकड़ लिया और तुम्हारे पास कोई उसका सबूत, और तुमने उसको अपना उसका डेटा अपनी सीडी में अपनी पेन ड्राइव में किसी में रखा हुआ है। अब तुम्हें अगर सपोज ये एक्ट जो है अगर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को एक्सेप्ट ही ना करता तो पेन ड्राइव वाला डेटा एक्सेप्ट ही ना होता। लेकिन ये इस एक्ट की वजह से इंडियन एविडेंस एक्ट में अमेंडमेंट आई और आपके इलेक्ट्रॉनिक डेटा भी अमेंड हुए। नेक्स्ट आरबीआई एक्ट में अमेंडमेंट आई, बैंकर्स के एक्ट में अमेंडमेंट आई। अच्छा आरबीआई एक्ट में क्यों आई? क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक चेक्स को भी कवर किया गया है। इसके अलावा मैं तुम्हारे को बताया इस एक्ट में बॉडीज हैं। इस एक्ट में साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल बने, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर बने, कंट्रोलर बने, जो बॉडीज बनाई गई। तुमको मैंने बताया कि सबसे पहले तुम्हारा केस एडजुडिकेटिंग ऑफिसर पे जाएगा, सेटिस्फाइड नहीं हो तो अपील जाएगी साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल पे, देन उसके बाद हाई कोर्ट, तो जो मैंने बताया। अब डिजिटल सिग्नेचर किस तरीके के होते हैं वो भी देख लो। ये देखो, थोड़ा सा नीचे लाता हूँ। ये पुराना फॉर्म है लेकिन स्टिल दिखाने के लिए, ये देखो 2019 का फॉर्म है, पुराना हो गया अब तो काफी, लेकिन ये देखो इस बंदे ने साइन करा, ये उसका प्लेस है कहाँ पे, उसका पैन नंबर है, उसके डिजिटल सिग्नेचर। डीएससी का मतलब होता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। देखो ये उसने साइन मारेगा, जब हम पेन ड्राइव लगाते हैं यहाँ क्लिक करते हैं साइन हो जाते हैं, उसके बाद जिस तारीख को साइन मारे डेट ऑटोमेटिक अपीयर हो गया जाती है। इस तरीके के दिखते हैं डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। और डिजिटल सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में फर्क होता है, तो मैं वो भी बताऊंगा। जैसे तुम्हें एग्जांपल लेके बात करता हूँ, तुम लोगों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है ना, या तुम लोगों ने किसी भी कॉलेज में एडमिशन लिया, या जब तुमने सीएस में एडमिशन लिया, कहीं पे भी लिया, तो तुम लोगों ने जब एडमिशन लिया तो तुम लोगों ने साइन करे होंगे, तुमने अपने हाथ से साइन करे होंगे कागज पर, वो साइन को स्कैन करके अपलोड कर दिया होगा। दैट इज नॉट डिजिटल सिग्नेचर, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा जो डिजिटल सिग्नेचर है, ये अल्टीमेटली होते इलेक्ट्रॉनिकली साइन रहे ना, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एक वाइडर टर्म है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एक वाइडर टर्म है, डिजिटल सिग्नेचर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का पार्ट है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इंक्लूड डिजिटल सिग्नेचर, इसके अंदर आता है। देखो जितने भी डिजिटल सिग्नेचर हैं वो सब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हैं, लेकिन जितने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हैं वो डिजिटल सिग्नेचर नहीं है। जैसे एग्जांपल ये मैंने अल्टीमेटली डिजिटल है क्योंकि ये मैंने पेन ड्राइव के थ्रू लगाया, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली तो लगाया। लेकिन अगर मैं जो मैंने हाथ से साइन करके अपलोड करा वो इलेक्ट्रॉनिक तो है लेकिन डिजिटल नहीं है। तो ऑल digital signatures are electronic signatures, but all electronic signatures are not digital signatures because electronic signature is a wider term than digital signature। तो ये हो गया खत्म इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव। अब आता है डॉक्यूमेंट और ट्रांजैक्शन टू विच द एक्ट शेल नॉट अप्लाई। ये एक्ट किन किन जगहों पे नहीं लगता, ये समझने वाली चीजें बहुत लिख लो पहले तो। एक तो ऑब्जेक्टिव के ऊपर भी लिख लो, इंपॉर्टेंट पेपर में वो भी कई बार आया हुआ 3-4 नंबर का शॉर्ट नोट क्या आईटी एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है। और ये तो आता ही आता है, ये तो बड़ा प्यार है इंस्टीट्यूट को, इस क्वेश्चन से बड़ा प्यार है, ये बहुत बार पूछते हैं वो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कहाँ नहीं लगता। तो सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था ना। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में 3 चीजें आती हैं मेनली। ये एक्ट कहाँ कहाँ नहीं लगता, तो पहला तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे नहीं लगता ये एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में 3 चीजें आती हैं। एक आते हैं प्रोमिसरी नोट्स,
एक आते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और एक आते हैं चेक्स। लेकिन आपको पता होगा प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज तो आज भी इंडिया में सिर्फ फिजिकली ही डील होते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली डील नहीं होते, इसीलिए उनके ऊपर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट नहीं लगता। लेकिन चेक्स तो आज भी, आज तो इंडिया में ई चेक का कंसेप्ट भी आ गया, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक चेक भी आ गए हैं जिसके ऊपर डिजिटल सिग्नेचर लगते हैं। तो इसलिए इसने एक्सक्लूडिंग चेक क्यों लिखा यहाँ पे, अदर देन चेक, क्योंकि अब जो चेक हैं वो ई चेक की बात कर रहा है। इसने बोला ये एक्ट कहां नहीं लगता, नॉर्मली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे नहीं लगता, अदर देन चेक का मतलब चेक पे लगता है, चेक पे लगता है। इसका मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट्स या हुंडीज पढ़ी थी तुम लोगों ने, इसमें पढ़े थे ना, हुंडीज क्या होता है, कच्चा बिल, हुंडीज वगैरह पे भी एक्ट नहीं लगता, लेकिन कहां लगता है, चेक्स पे लगता है, चेक्स पे लगता है। इसलिए इसने बोला अदर देन चेक, क्योंकि चेक पे एक्ट लगता है। ई चेक, यहाँ पे जब हम बोले चेक, तो चेक का मतलब ई चेक, फिजिकल चेक तो आज भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से ही चलते हैं उस एक्ट से, क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का अपना एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881, तो वहां से चलता है। लेकिन बाकी चीजें यहाँ पे चलती हैं, बाकी चीजें यहीं से चलती हैं, चेक यहां से चलता है। नेक्स्ट, पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर ये एक्ट नहीं लगता। ये पांच शब्द उनको फोकस कर लेना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, अदर देन चेक, पावर ऑफ अटॉर्नी, ट्रस्ट, विल और एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और कन्वेंस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और एनी इंटरेस्ट देयरिन। जरा समझना इसका मतलब क्या है। अच्छा, पावर ऑफ अटॉर्नी, मैंने अपने बिहाफ पे अपने राइट्स का, ऐसा होता है ना, कंपनी में कोई डायरेक्टर है, वो कहीं बाहर गया और अपने बिहाफ पे पावर ऑफ अटॉर्नी किसी और को देगा कि मेरे बिहाफ पे साइनिंग पावर तेरे पास, दैट इज पावर ऑफ अटॉर्नी। नेक्स्ट है ट्रस्ट। ट्रस्ट होता है ना, सपोज मैं इंडिया से बाहर हूं, मेरी प्रॉपर्टी का ध्यान रखने के लिए मैंने कोई ट्रस्टी अपॉइंट कर दिया कि इसका ध्यान रखना, दैट इज ट्रस्ट। नेक्स्ट आता है विल, मैंने लिख दिया कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरे बच्चे को होगी, वो होगी विल। नेक्स्ट, कोई इमल प्रॉपर्टी जब आप बेचते हो, खरीदते हो, या आप रेंट एग्रीमेंट साइन करते हो इमल प्रॉपर्टी को लेके, तो उनके ऊपर भी एक्ट नहीं लगता। अब ये क्यों नहीं लगता समझना, क्योंकि ये सब चीजें इंडिया में आज भी फिजिकली होती है, इलेक्ट्रॉनिकली नहीं होती। तुमने देखा ना, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री आज भी रजिस्ट्रार के पास जाके करानी होती है इंडिया में, ऑनलाइन रजिस्ट्री नहीं होती है ना। लेकिन तुम ऑनलाइन मूवेबल प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। ये वर्ड क्या है, इमूवेबल। तुमने देखा नहीं, अमेजोन से जो तुम चीजें मंगाते हो वो क्या है, मूवेबल। इमूवेबल प्रॉपर्टी, और उसका बिल भी हाथों हाथ जनरेट होकर आता है। लेकिन तुम इमूवेबल प्रॉपर्टी को, लैंड खरीद लो, कुछ भी खरीद लो, तुम कोई ऑनलाइन वेबसाइट से परचेज करते हो। अच्छा, वेबसाइट इंडिया में है, वो सिर्फ आपको उस बिल्डर के पास लेकर जाती हैं जिनसे आपको फ्लैट खरीदना। जब आप फ्लैट खरीद लोगे तो अल्टीमेटली उसकी रजिस्ट्री जो करवाओगे रजिस्ट्रार के पास फिजिकली जाके करानी पड़ेगी, ऑनलाइन नहीं होती आज के डेट में भी। तो इन सब जगहों के ऊपर क्या नहीं लगता, ये फिजिकली होती है आज के डेट में, इसलिए इनके ऊपर ये एक्ट नहीं लगता, ये एक्ट नहीं लगता। बस आज के लेक्चर को छोटा ही रखते हैं, यहीं तक, ज़्यादा बड़ा नहीं रखते। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहे। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।